ओके बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, एकदम प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे रसगुल्ले बच्चे, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्यार से, अच्छे से, है ना। ओके गुंडप्पा सुन। एक्चुअली अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले एक बार याद दिला दूं, ब्रांच अकाउंट अपन कर रहे हैं, उसमें डिपेंडेंट ब्रांच हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इंडिपेंडेंट ब्रांच इसलिए जानबूझकर मैंने चार्ट 1 ओपन करके रखा जो था। इंडिपेंडेंट ब्रांच आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। सो इंडिपेंडेंट ब्रांच में होता क्या है, पहले आपको ये बता दूं बेटा। बेसिकली इंडिपेंडेंट ब्रांच में कहां पर है, अभी हमको कहां तक आना है, ये यहां तक हम आ गए थे, होलसेल प्राइस मेथड देखा था, है ना। तो अभी हेडिंग लिखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच, अरे रेडी। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक होता है एचओ और एक होता है ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है कि एचओ अपनी खुद की ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है और उसका खुद का स्टैंड अलोन टीबी बनता है, एग्रीड। वैसे ही ब्रांच का भी क्या बनता है बेटा जी, स्टैंड अलोन टीबी बनता है। मतलब इनके पास वो सब चीजें होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, फिर लेजर का बैलेंसिंग, लेजर का बैलेंसिंग के बाद में ट्रायल बैलेंस, ऐसी सारी चीजें होती है। सो ब्रांच अपना खुद का ट्रायल बैलेंस बनाता है और एचओ अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है, बट ये दोनों एंटिटी के ओनर सेम ही है, इसलिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों एंटिटीज को कंसोलिडेट करना पड़ता है, एग्रीड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस इज कंसोलिडेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट इनटू एचओ। सो ऑफ कोर्स देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहला, अगर तुमको बोलेंगे कि ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाओ, ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाओ, सो बेटा ब्रांच के फाइनल अकाउंट मैं क्या सिखाऊं, 11th में सीखा तो था। प्रोप्राइटरी के फाइनल अकाउंट बनाओ, किसी भी एंटिटी के फाइनल अकाउंट बनाओ। यहां पर ब्रांच एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसके फाइनल अकाउंट बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है वो, क्योंकि आप उस ब्रांच में अकाउंट ओपन करते हो। मतलब अकाउंट ओपन करना मतलब ब्रांच का खुद का लेजर होगा, तो उनके ट्रायल बैलेंस भी बनेंगे। ट्रायल बैलेंस एक बार मिल गया तो क्या करना है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट जो भी बनाना, वो बैलेंस शीट बनाना, वो बना सकते हैं हम। सो किसकी बैलेंस शीट बनाना, ब्रांच की। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल है। कौन पूछेगा बताओ ना, बोलेंगे कि ब्रांच की ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाओ, तो वो तो नहीं पूछेंगे। फिर क्या करते हैं कि ब्रांच का जो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है उसको और एचओ के ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट को कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। व्हेन आई से कंसोलिडेटेड मतलब एचओ और ब्रांच दोनों की ट्रांजैक्शन को कंसोलिडेट करके लिखना। एम आई कम्युनिकेटिंग? ओके, अब सुन रहा है ना तू, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, एचओ और ब्रांच के बीच में कई सारी ट्रांजैक्शन होती रहती है। एचओ और ब्रांच के बीच में कई सारी ट्रांजैक्शन होती रहती है। कैसे, देखो, एचओ ने माल सप्लाई किया, ब्रांच ने माल बेचा, ब्रांच ने पैसा भेजा, एचओ ने फिक्स्ड एसेट खरीदी किया, यस और नो। सो हियर आई हैव टू टीच यू स्पेशल ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ। दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, तो पहले लिखो इन एचओज बुक एंड इन ब्रांच बुक्स, इन एचओज बुक एंड इन ब्रांच बुक्स। एचओ की बुक्स में बेटा जी आप अकाउंट बनाते हो ब्रांच अकाउंट। जैसे ही ब्रांच अकाउंट बोला तुमको किसकी याद आएगी, डेटर्स मेथड। और ब्रांच के बुक्स में आप अकाउंट बनाओगे एचओ अकाउंट। ये फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो। ये दोनों अकाउंट इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस दिखाएंगे। मतलब ब्रांच बोलेगी कि एचओ तुमको पैसा देना है, तो एचओ बोलेगा ब्रांच को कि तुमसे पैसा आना है। सो बोथ विल शो इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। एक बोलेगा रिसीवेबल है तो दूसरा बोलेगा पेएबल है। Am I communicating?
सो लवली पीपल, द ऑल थिंग्स आई वांटेड टू से कि एक डेटर्स मेथड होता है और एक, ये डेटर्स मेथड क्या, एक ब्रांच अकाउंट बनता है और एक क्या, एचओ अकाउंट बनता है. एचओ अकाउंट हम बाद में समझेंगे. इज दैट ओके? सो अब मैं आपको ले चलता हूं कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में, ये चार्ट बनाते जाइए मेरे साथ. इंडिपेंडेंट ब्रांच में दो टाइप की ट्रांजैक्शन आती है. एक होता है डोमेस्टिक ब्रांच. दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, एक डोमेस्टिक ब्रांच और एक होता है एएस, सॉरी पहले लिखता हूं इधर, फॉरेन ब्रांच. और फॉरेन ब्रांच में मैं लिखूंगा AS11. आपको फॉलो करना पड़ेगा. So you have got dependent branch and you have got what? Independent branch. एक है डिपेंडेंट ब्रांच और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच. इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या है बेटा जी? डोमेस्टिक ब्रांच. और कौन सा? फॉरेन ब्रांच. फॉरेन ब्रांच विल फॉलो विच स्टैंडर्ड? AS11. तो अभी मैं आपको पहले फॉरेन ब्रांच सिखाऊंगा. क्यों? क्योंकि फॉरेन ब्रांच सीख रहे हो तब तुम डोमेस्टिक ब्रांच की भी अकाउंटिंग कैसे होती है पता चलता है. और फॉरेन ब्रांच की जो एडजस्टमेंट है वो कम होती है क्योंकि इसमें AS11 पर ज़्यादा एडजस्टमेंट आती है. तो इसमें हमारा फायदा क्या है कि हम ब्रांच अकाउंटिंग भी सीख रहे हैं और AS11 का इंप्लीकेशन भी सीख जाएंगे क्योंकि इधर AS11 पर ज़्यादा फोकस है. और जब आप ये सीख रहे हो उसके बाद में डोमेस्टिक ब्रांच के बाद आएंगे तो उसमें और कुछ नई एडजस्टमेंट आपको दूंगा तो वो आपको समझनी होगी. बट वो जीरो से सारी नई एडजस्टमेंट नहीं सीख रहे हो क्योंकि आप यहां पर थोड़ा कुछ सीख चुके होगे कि कंसोलिडेशन कैसे होता है. आर यू रेडी? ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सो राइट डाउन फर्स्ट वन, AS11. एक चीज ध्यान रहे कि मैं AS11 पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं रिवीजन बैच में. आई एम ओनली गोइंग टू टॉक दिस AS11 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉरेन ब्रांच. ब्रांच अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा. सो AS11 बेसिकली किस पर डील करता है? तो AS11 डील करता है कि जो आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होती है उन सभी को कन्वर्ट करना डोमेस्टिक करेंसी में या रिपोर्टिंग करेंसी में. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई बाय अ प्रोडक्ट इन डॉलर, आई विल नॉट बी एबल टू रिपोर्ट दैट प्रोडक्ट in dollar in my financials. I'll have to convert it into what? Rupees, the reporting currency. Is that okay? So boys and girls, let's write down. One is reporting currency. Reporting currency. तो इसको क्या लिखूंगा मैं? Currency in which financial statements are prepared. Reporting currency. Currency in which financial statements are prepared is called as what? Reporting currency. Say yes. And then you have got the next is foreign currency. Foreign currency. Any other currency than reporting currency. Any other currency than reporting currency. ऐसा डेफिनेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि या तो ब्लैक नहीं तो व्हाइट, मतलब तीसरी करेंसी नहीं है. इधर फॉरेन और इधर डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज रिपोर्टिंग करेंसी. फॉरेन करेंसी मतलब भारत में, इंडिया में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो रुपीज कौन सा हुआ? रिपोर्टिंग करेंसी. देन all other currencies will be what? Foreign currency. For example, dollar, it could be pound, it could be yen, right? Anything. All this would be what? Foreign currency. अब बेटा जी हम समझते हैं कि AS11 किस में डील करता है, तो आप लिखना शुरू कीजिए. AS11 डील करता है 1, 2, 3 में. AS11 पहले डील करता है फॉरेन करेंसी ऑपरेशन में, सॉरी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में. Foreign currency transaction. What is foreign currency transaction? Like purchase of goods, so sale of goods, right? Loan borrowed, loan given. All these are foreign currency transaction. कोई भी, जैसे आपने लैपटॉप मंगाया यूएस से, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. मोबाइल मंगाया, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. या मान लेते हैं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर यहां से सेल किया, वहां पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड की फॉरेन में. सो दीज आर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. दूसरा क्या है? फॉरेन करेंसी ऑपरेशन.
फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस मतलब कि आपका वहां पर कोई बिजनेस है, आपका वहां पर कोई बिजनेस है। उदाहरण के तौर पर कैसे कैसे बिजनेस हो सकता है, आपकी एक ब्रांच है, आप इंडिया में हो, आपकी ब्रांच है यूएस में, यू हैव गॉट अ ब्रांच। या दूसरा मैं आपको बोल सकता हूं कि आपकी ब्रांच नहीं है, तो एज्यूम कर दे कि आपका जॉइंट वेंचर है, वहां पर एसोसिएट है, कोई सब्सिडरी है, वहां पर सब्सिडरी है वहां पर, यस और नो। तो इन सभी के ट्रांजैक्शन को फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड किया होगा। तो जैसे एक एग्जांपल इंडिया में एक डिजाइनर वियर है, डिजाइनर वियर इंडिया में। अब भारत के कोई एक डिजाइनर का नाम बोल सकते हो, पॉल नाम का कोई है ना, मनीष मल्होत्रा। अभी भी मैं सुखी आदमी हूं, मतलब मनीष मल्होत्रा इंडिया में डिजाइन बनाते हैं। बट बेटा कई सारे फॉरेन में लोग जाके बस गए एंड दे आर एनआरआईज एंड दे हैव गॉट ह्यूज मनी, बट दे हैव गॉट द टेस्ट फॉर द इंडियन क्लोथ्स। तो अब ये मनीष मल्होत्रा क्या करता है, इनका एक बिजनेस इंडिया में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुंबई है, लेट्स एग्जांपल बेंगलोर है, राइट, पुणे है, मुझे पता नहीं है कि नहीं है, दिल्ली है, राइट। यहां ये हुई डोमेस्टिक ब्रांच। वहां फॉरेन के लोगों को सर्व करने के लिए उन्होंने दुबई में एक खोल के रखा है, न्यूयॉर्क में एक खोल के रखा है, मे बी। सो नाउ दीज आर फॉरेन करेंसी ऑपरेशन, वहां पर बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, एग्रीड। बट बेटा लेबर इंडिया में सस्ता है, जो भी माल बनाया जाता है इंडिया में बनाया जाता है, क्योंकि जो रेशम या बाकी की जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारी इंडिया में मिलती है। यू डोंट गेट इट दैट दोज थिंग्स देयर, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो यहां पर मे बी मैन्युफैक्चर कर वो किसको भेजा जाता है, ब्रांच को। सो ब्रांच वहां पर क्या करती है, वहां पर अपने खुद की इंडिपेंडेंट तरीके से बुक्स मेंटेन करती है और उनका ट्रायल बैलेंस बनाती है, हाँ या नहीं। तो उनको माल इंडिया से आता है, वो फॉरेन में बेचते हैं, फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हुई, वहां पर डॉलर में ट्रांजेक्शन होगी या दुबई के दिनार में ट्रांजेक्शन, जो भी चीज है उसमें ट्रांजेक्शन हुई। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि इस ट्रायल बैलेंस को तुमको कंसोलिडेट करना है एचओ के अंदर। तो बेटा जी तुम फॉरेन करेंसी को तो रिपोर्टिंग करेंसी में ऐड नहीं कर सकते ना, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिपोर्टिंग करेंसी में। तो ये सारी चीज करना ये AS 11 सिखाएगा, और होने के बाद कंसोलिडेट करना ये हम ब्रांच अकाउंट में सीखेंगे। दोनों ही चीजें आपके सिलेबस में। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? सो कैसे कैसे हो सकता है फॉरेन करेंसी ऑपरेशन, इन फॉर्म ऑफ अ ब्रांच, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट और सब्सिडरी। उसमें से हमें जो डिस्कस करना है सिर्फ ब्रांच। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट फॉरेन करेंसी ऑपरेशन के बाद में फ्यूचर, फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स और डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव। फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव। तो ये स्टैंडर्ड 3 हिस्सों पे काम करता है। ये स्टैंडर्ड कितने हिस्सों पे काम करता है? 3। अगर आप रेडी हो तो मैं आगे ले चलता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें होती है। रेडी हो? सुनो बेटा, एक्सचेंज रेट होती है एक क्या होता है? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब जैसे एग्जाम्पल दूं, $1 इज इक्वल टू ₹70, ये एक्सचेंज रेट हो गई, एग्रीड। अगर मैं कहूं कि ये एक्सचेंज रेट दी 31 मार्च 19 को, तो इसको मैं नाम दूंगा क्लोजिंग रेट। मतलब द रेट, एक्सचेंज रेट एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग रेट। फिर नेक्स्ट, अगर मैं आपको कहूं 1/4/18, इसको बोलेंगे ओपनिंग रेट, मतलब साल के शुरुआत की रेट। द एक्सचेंज रेट एग्जिस्टिंग एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज व्हाट? एवरेज रेट, सॉरी ओपनिंग रेट। फिर एक आएगा एवरेज रेट, 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक जो भी रेट आपकी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। नाउ यू आस्क मी व्हाट इज द एवरेज रेट? एवरेज रेट वो रेट होती है जो रेट पूरे पीरियड के दौरान जो रेट्स होती है उसके एवरेज निकालना, उसको एवरेज रेट बोलते हैं। अब एवरेज रेट रियल लाइफ में यूज नहीं होती,
तुम पूछोगे सर हमें क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि बेटा एकेडमिक्स में आपको मैं ये तो नहीं बोल सकता आज की तारीख की रेट कितनी, कल की कितनी, परसों की कितनी, तरसों की कितनी। अब जैसे तुम माल परचेस करोगे साल में 100 बार, तो 100 बार की रेट तो तुमको नहीं दिया जा सकता ना। सेल करोगे 50 बार, तो 50 बार की तो रेट नहीं दी जा सकती ना। तो एक जुगाड़ बोलकर कि मेरे बच्चों को टेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या लिया जाता है? एवरेज रेट लिया जाता है। बट रियल लाइफ में क्या यूज होता है वो बताता हूं। दैट इज कॉल्ड एज रेट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये रियल लाइफ में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट अभी भी देखो फ्लक्चुएट होती रहेगी, 10-15 पैसा पैसा ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मैंने मान लो आज के दिन बाय किए कुछ डॉलर, तो जिस रेट पर मैंने बाय किया वो एक्चुअल रेट, तो इसको मैंने क्या बोला? रेट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्चुअल रेट। सबसे ज्यादा सुपीरियर एक्चुअल रेट, सबसे ज्यादा सुपीरियर एक्चुअल रेट। बट हम आपको हर बार एक्चुअल रेट नहीं दे सकते। जुगाड़ क्या है? एवरेज रेट। तुम्हें पता है स्टैंडर्ड क्या बोलता है? AS11, इफ द रेट डू नॉट फ्लक्चुएट लॉट देन एवरेज रेट में बी यूज्ड। अगर रेट ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो तो कौन से रेट यूज कर सकते हो? एवरेज रेट। बट अदरवाइज रियल लाइफ में एवरेज रेट यूज नहीं होती है, रेट यूज होती है विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। से यस एक्चुअल। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई होगी तो मैं आगे बढ़ूं। तो मैंने बताया एक्सचेंज रेट इतनी प्रकार की होती है, उसमें क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट और क्या? एवरेज रेट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट। बेटा एक होता है मॉनिटरी आइटम, एक होता है नॉन मॉनिटरी आइटम। ठीक है? और एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन तो सुनिए तो सही, अजी सुनिए तो सही। जैसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, परचेस, सेल्स, राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी, एग्रीड। ये सारे खर्चे हो रहे हैं, मान लो फॉरेन में हो रहे हैं, मान लो फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? फॉरेन करेंसी, एग्रीड। अच्छा, अब ये ट्रायल बैलेंस में भी अपनी जगह बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में किस नाम से जगह बनाएंगे? परचेसेस, सेल्स, वेजेस, सैलरी, स्टेशनरी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे फॉरेन करेंसी में, मान लो डॉलर में। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में। तो रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया कि कौन सी रेट लेने का रियल लाइफ में? रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब जिस दिन सैलरी दी उस दिन की रेट बता दो, मल्टीप्लाई करके हो या डिवाइड कर कर आप निकाल दो रुपीज में। बट बेटा प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअल तो दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम कौन से रेट यूज करेंगे? एवरेज रेट। मतलब कभी भी ध्यान में रखना कि जो इनिशियल ट्रांजैक्शन है वो सारी इनिशियल ट्रांजैक्शन आप कौन से रेट से रिकॉर्ड करोगे? एवरेज रेट। अभी इधर एक ट्रिक दूं क्या? किसी को बताना मत कि मैंने दी है ट्रिक। ट्रिक है इनकम और एक्सपेंस एवरेज रेट ले लो। इनकम और एक्सपेंस एवरेज रेट। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। कई बार इनकम और एक्सपेंस में वो आपको एक्चुअली भी दे देंगे कितना है। पूरी क्लास का ध्यान इधर, अभी 1-2 मिनट लिखने के पहले इधर मैं दे दूंगा टाइम। इधर देख लो, परचेसेस क्या है? डेबिट साइड में दिखेगा एक्सपेंस, सेल्स इनकम दिखेगा। तो इसको क्या मानेंगे हम? परचेस और सेल्स को क्या, कौन से रेट से मानेंगे? एवरेज रेट। बट if goods are sent to a branch, goods are sent to what? branch, तो ये ट्रांजैक्शन तो वहां पर नहीं हुई ना, ये ट्रांजैक्शन तो मैं यहां से वहां पर भेज रहा हूं माल, तो मुझे तो पता है ना इंडियन रुपीज में कितना है। वो वहां पर रिकॉर्ड करेगा डॉलर में। कौन? ब्रांच। क्योंकि ब्रांच के ऊपर कंपलसरी उसको बोला गया है कि जब तक तुम हमारे कंट्री में काम करोगे तुम्हें सारी ट्रांजैक्शन डॉलर में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो वो गुड्स रिसीव्ड को भी डॉलर में लिखकर भेजेगा। बट अपन थोड़ी ना येड़े, अपन नहीं भेजा है ना माल, तो अपन उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? रुपीज। बट रुपीज में कन्वर्ट करेंगे या हमें ऑलरेडी पता है? ऑलरेडी पता है। सो विल टेक एक्चुअल रेट। तो एग्जामिनर देगा आपको एक्चुअल रेट। तो किसके एक्चुअल रेट लेना? टेक एक्चुअल रेट फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन, वेरी गुड बेटा, बिटवीन एचओ एंड ब्रांच।
तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, उसको कन्वर्ट मत करते बैठना। ब्रांच की मजबूरी है उसको फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड करना, क्योंकि ब्रांच डॉलर में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। बट जब हमारे पास वो फाइनेंशियल्स आएंगे तो हम देखेंगे अरे ये तो हमने ही भेजा है, अरे ये तो हमको ही रिटर्न आया था, अरे इसकी सैलरी तो हमने ही पे की थी, तो जितना पे किया उतना ही लिखो ना। सो इनकम और एक्सपेंस के लिए टेक एवरेज रेट, बट ध्यान रहे टेक एक्चुअल रेट फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच। हैप्सी। नाउ सुन 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 साहिबा सुन, बहुत भारी वाली चीज़ बता रहा हूँ भैया, सुन रहा है ना तू? कितनी प्यारी वाली चीज़ बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके ब्रांच के ऑपरेशंस दो टाइप के होते हैं, एक है इंटीग्रल और एक है नॉन इंटीग्रल। ये बस दिमाग में रखो, मैं आगे समझाऊंगा क्या है, बट मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉनिटरी आइटम क्या है। मॉनिटरी आइटम वो होते हैं, अच्छा तुम बताओ क्या है तुम्हारे हिसाब से मॉनिटरी मतलब? हाँ बिल्कुल सही, जो बिल्कुल सही क्या बोल रहे हैं कि जो मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ये बिल्कुल बकवास डेफिनेशन है, ये नहीं है। चल गए नाम पड़ा मॉनिटरी, जो पैसे नहीं, मॉनिटरी का मतलब ये है विच कैन बी डिटरमिन्ड इन फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट। द की वर्ड इज फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट। जैसे मुझे बताओ बेटा, ये मोबाइल कितने का बता? हाँ तू बता कितने का? हाँ ये लो 35,000 दो, चलो। बट देन यू आर रेडी टू टेक राइट 35,000 में? अरे गधेड़ो, हाँ हाँ तो बता अभी कितने का भी है, तो समझ में आ रहा है पुराना है नया नहीं है ये। हाँ बता अभी कितने का है ये? 30,000, 15,000, वेरी गुड नलायक, ऐसी नलायक है 15,000, बट एनीवेज दिस 15,000, ऑलराइट। 3 महीना भी नहीं हुआ। हाँ नेक्स्ट। तो कोई 15 बोलेगा, कोई 20 बोलेगा, कोई 18 बोलेगा, कोई 24 बोलेगा। दिस इज नॉट फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल। So for that matter, this projector, television, this furniture, these are not fixed and determinable. But if I say cash, fixed and determinable. Fixed and determinable की और एक खास बात, जिसको आप कोर्ट में खींच के लेके जा सकते हो। मतलब तुम्हारे बैलेंस शीट में एक आइटम है डेटर्स, 40,000 रुपए आने हैं। तुम्हारे बैलेंस शीट में एक फिक्स्ड असेट है, 40,000 रुपए आने हैं। दोनों ही असेट है। अगर एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया 40,000, तो तुम उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। वो कौन है? डेटर्स। बट फिक्स्ड एसेट को तुमने बेचने के लिए गए, 40,000 रुपए नहीं आए, तो उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। सॉरी फिक्स्ड एसेट को देखो नलक 40,000 में नहीं बिक रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल विच कैन बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब पैसा कम आएगा, बैड डेट्स होगा, बात अलग है, बट यू कैन प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि सर इतने रुपए आने हैं। बिल्स रिसीवेबल, डिबेंचर, लोन गिवन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, BR, these are all what? Monetary item. So can I say monetary items मतलब fixed and determinable? और नॉन मॉनिटरी क्या है? विच इज नॉट मॉनिटरी। मतलब स्टैंडर्ड इतना प्यारा है ना, ये दो ही चीजें बोलता है कि इधर ब्लैक और व्हाइट। सो एक तो मॉनिटरी होगा विच इज फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल, अदरवाइज इट इज नॉन मॉनिटरी। सो मॉनिटरी क्या एग्जांपल्स होंगे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर्स, लोन, डिबेंचर, BR, बिल्स पेएबल। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। और बेटा जी विच इज नॉट मॉनिटरी, तो उसका एग्जांपल आएगा स्टॉक, यस और नो? स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, बाकी सारी एसेट्स ये इधर आ जाएंगे। मे बी सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है, एक ट्रिक बताऊं क्या?
मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम कौन से होते हैं? ये बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं। मतलब जब मैंने बोला ना परचेज, सेल्स, ये सब चीजें, ये इनकम और एक्सपेंस। और बैलेंस शीट आइटम क्या होते हैं? बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं? इधर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। जब इधर तक बात पहुंच गई है तो क्या मैं आपको आगे लेके चलूं? अब चीजों को हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं। ब्रांच इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स। मतलब ये कौन सी ब्रांच? फॉरेन ब्रांच। Foreign branch is divided into two parts. One is called as integral and the other one is non-integral. One is integral and the other one is non-integral. इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का मीनिंग समझने के बाद मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, और एग्जाम में ये एक वर्ड आपका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज कर देगा, और वो एक भी मार्क नहीं देगा, एक भी मार्क नहीं देगा। अगर तुमने नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन को इंटीग्रल के तरीके से सॉल्व किया तो वो एक भी मार्क नहीं देगा, एक भी नहीं देगा। मतलब तुम बोलोगे सर कुछ तो सही है, मैं रहा तो मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि तुमको बेसिक ही नहीं समझा है। सो इंटीग्रल ऑपरेशंस क्या होता है और नॉन इंटीग्रल क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं AS11 में ये दो कॉन्सेप्ट डील किए हुए, उसकी वजह से मैं समझा रहा हूँ, बट ध्यान रहे कि ये मैं इतने डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। AS11 जब होगा आपका रेगुलर बैच में, जब आपने किया होगा तब आपने डिटेल में समझा होगा। इंटीग्रल क्या होता है कि एज इफ द बिजनेस इज कंडक्टेड फ्रॉम इंडिया ओनली इन द फॉरेन एंटिटी। ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, तब आपको समझेगा। ये देखो, अभी एक एंटिटी है पुणे में, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, काका हलवाई। ये है एक्चुअली काका हलवाई, ये तिलक रोड पर, ठीक है ना। अब ऐसा अज्यूम करो कि एक कंट्री है, कर सकते हो, और एक दूसरा कंट्री है जिसका नाम लिखेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री रोड, LBS। इधर भी काका हलवाई है, इधर भी काका हलवाई है, यस और नो। तो जब ये दो एंटिटी तुम्हारे पास है, एक तिलक रोड पर है और एक लाल बहादुर शास्त्री रोड पर है, यस और नो, ये दो आपके काका हलवाई हो गए अलग अलग जगह पे। मैं आपको बता रहा हूं, ये पूना HO जो है ना, ये पूरा इधर बैठकर ही उसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये ब्रांच कुछ भी डिसीजन अपने बेसिस पर नहीं लेती। इनको माल यहां से आता है, ये सेल करते हैं, सेल करने के बाद में पैसा तुरंत इधर जमा करा देते हैं, सारा का सारा। हाँ या नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये देखो, इधर क्या हुआ, सारा परचेसेस कहां से हुआ? फ्रॉम HO। फिर सेल मनी, सेल किया लाल बहादुर शास्त्री रोड पर, सेल मनी इज ट्रांसफर्ड टू HO। मतलब कैसे होता है, इसको क्या बोलेंगे पता है? ये सेलिंग पॉइंट। बट इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ सेलिंग पॉइंट बोलकर हमने खड़ा किया है। इसको कंट्रोल पूरा यही सिटी कर रहा है। अगर पुराना वाला एग्जाम्पल याद होगा तो तुम्हें पता है कि पॉल नाम का एक, या वो मनीष मल्होत्रा नाम का एक डिजाइनर था। वो डिजाइनर फॉरेन में जो भी ब्रांच ओपन करके रखा है वो सेलिंग पॉइंट के लिए करके रखा है। उधर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई परचेसेस होता है, कहीं और बाहर से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम किसी और से बाय करते हैं, नहीं। सिर्फ जो लोग इंडिया में नहीं बाय करने के लिए आ सकते, उनको माल पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, इधर से माल उधर भेजा और वो लोग वहां पे माल बेच रहे हैं। एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? यस। अब नॉन इंटीग्रल का देखते हैं। नॉन इंटीग्रल क्या होता है? नॉन इंटीग्रल इज एन इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताओ भारत में कौन है? ओला है क्या? अच्छा मुझे बताओ, ओला में इन्वेस्टमेंट किसने किया? अच्छा, इंडियन कंपनी की है कि कोई बाहर की कंपनी? ओला में इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी का। सो किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया किसके अंदर? ओला के अंदर। फॉर दैट मैटर और एक कंपनी हो, काय नाव त्याचं? काय नाव? काय 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 काय? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कौन ओन करता है? वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को ओन करता है या उसमें इन्वेस्टमेंट किया है?
समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ, ये ओला की भारत की ट्रांजैक्शन पूरी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? इधर प्राइसिंग क्या रखना है, किधर से पैसा उठाना है, क्या करना है, सारा इंडिपेंडेंटली करते है कि नहीं? ये यहां पर पैसा क्यों इन्वेस्ट करके रखा इस फॉरेन एंटिटी ने? जस्ट एज अ सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, है नहीं? मी काय बोलते हो, समझ में आ रहा है? तो बेटा जी अब आपको समझना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एक होता है कि आपका ही धंधा आप उधर बढ़ाकर कर रहे हो, और दूसरा होता है कि आप धंधा नहीं कर रहे हो यार, तुमने उसको इंडिपेंडेंस दिया कि तू तेरे हिसाब से कर, तू लोकल लेवल से माल उठा सकता है, तू लोकल लेवल में माल बेच सकता है, तू लोकल लेवल पर बोरिंग कर सकता है, तुझे हमें पूछने की जरूरत नहीं, तू इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हम सिर्फ कुछ जो ओनर्स है तुम्हारे, उनमें से कुछ ओनर हमें, और हम मेजॉरिटी हो सकते हैं। समझ आ रही बात ध्यान में? सो यहां पर ओनर भी रहने के बावजूद भी ये ओला अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। फ्लिपकार्ट एक एग्जांपल हुआ। अमेजॉन इंडिया का ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन एंटिटी, बट स्टिल इट डज द वर्क इंडिपेंडेंटली। इधर का इधर बाय करना, इधर का इधर सेल करना, कभी लोन लगा तो इधर का इधर लोन उठाना, मतलब सारी पॉलिसीज डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से गवर्न होती है। बट इधर ये मनीष मल्होत्रा के केस में उधर क्या चल रहा है उसके बेसिस पर नहीं, हमको इधर प्रॉफिट होएगा कि नहीं होएगा उसके बेसिस पर सारा काम होएगा। और क्या होता है कि इधर ओला अगर पैसा कमाए तो ये पैसा अपने पास ही रखेगा, इधर क्या है कि पैसा जैसे ही कमाए भेजो इधर। तो इससे क्या होता है कि मैं बताने की कोशिश, इंटीग्रल मतलब एज इफ यू आर कंडक्टिंग द बिजनेस देयर, जस्ट दैट तुम डायरेक्टली माल नहीं भेज रहे हो, कोई एक एंटिटी में पैसा माल भेज रहे हो और वो कर रहे हो। और नॉन इंटीग्रल में क्या होता है कि नहीं, तुम एक अलग एंटिटी है वो, और वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करे, वी आर जस्ट इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर मतलब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टर हूं, तो क्या मैं उनके धंधे को मैनेज कर रहा हूं क्या? नहीं, वो उनका इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, राइट? बट मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज वन एंड द सेम। यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटीग्रल काइंड ऑफ स्टफ। हालांकि उसको उस एंगल से मत देखो, मैं तुम्हें बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, इंटीग्रल में सब कुछ यहीं से मैनेज होता है, नॉन इंटीग्रल में इट इज नॉट मैनेज्ड। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इंटीग्रल ऑपरेशन में क्या क्या होता है देखिए। ये इधर लिखो इंटीग्रल, और इधर क्या लिखो? नॉन इंटीग्रल। अब मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। इंटीग्रल में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस यू आर गोइंग टू टेक इट एट एवरेज रेट। इनकम एंड एक्सपेंस यू आर गोइंग टू टेक एट एवरेज रेट। सर दोनों जगह में? बिल्कुल बेटा, दोनों जगह पे एवरेज रेट। नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू एचओ, एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट का मतलब समझ में आ रहा है क्या? जो दिया रहेगा एग्जिस्टिंग, हाँ जो दिया है वो। फिर नेक्स्ट, गुड सेंड टू एचओ के बाद में मैं अगर आपके सामने अगला लिखूं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। इन अदर वर्ड्स, कैन आई नॉट राइट डाउन मॉनिटरी आइटम? इसके लिए मैं लिखूंगा क्लोजिंग रेट, और इधर भी कौन सा लिखूंगा? क्लोजिंग रेट। मतलब मॉनिटरी आइटम दोनों ही केस में कौन से रेट पर जाता है? क्लोजिंग रेट। नॉन मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम नॉन मॉनिटरी आइटम में बेटा मैं लिखूंगा कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड असेट। और दूसरा कैरिड एट फेयर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का देखो आप क्या रूल फॉलो करते हो? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो उधर फेयर वैल्यू पर लेते हो तुम। सो बेटा इन्वेंट्री वगैरह जो फेयर वैल्यू पर लिया जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, नॉन मॉनिटरी आइटम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो उस केस में इट इज कैरिड एट फेयर वैल्यू। एग्रीड? सो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट में जाता है तो उसके लिए लिखेंगे हम ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट मतलब जितने में बाय किया वो वाली रेट। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी ओरिजिनल रेट पर ही आएगा। बट जो फिक्स्ड एसेट है इसमें
नॉन इंटीग्रल में इट इज गोइंग टू फॉलो क्लोजिंग रेट, और डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग रेट। सरकार अभिनंदन, ये फर्स्ट पॉइंट पता चला कि जहां पे डिफरेंस है, मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं चलता इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में क्या फर्क है। तो नॉन इंटीग्रल में फिक्स्ड एसेट क्लोजिंग रेट पर जाते हैं, और इंटीग्रल में फिक्स्ड एसेट इज कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। यस और नो? तो डेप्रिसिएशन भी किस रेट पर जाएगा? ओरिजिनल रेट। से यस। एंड कैरिड एट फेयर वैल्यू इन्वेंट्री, यू शुड कैरी फॉरवर्ड इट एट विच रेट? क्लोजिंग रेट। और ये भी कौन से रेट पर जाएगा? क्लोजिंग रेट। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आप फेयर वैल्यू डिसाइड करते हो, तो फेयर वैल्यू कब डिसाइड होती है? जनरली ईयर एंड में। तो उसको भी आप कौन से रेट पर लोगे? क्लोजिंग रेट। एग्रीड? तो मतलब फर्क कहां पे आया? जो डिफरेंस कहां पे है? फिक्स्ड एसेट। यस और नो? अच्छा, अभी और एक क्रक्स। इधर ऐसा होगा कि कन्वर्जन के वक्त फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो मैं समझाऊंगा। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आया तो इट विल हिट P&L अकाउंट ईयर। बट अगर इधर आया फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, तो इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन रिजर्व। समझाऊं वापिस? दो फर्क हो गए। फिक्स्ड एसेट कौन से रेट पर है? यहां पर इंटीग्रल में हिस्टोरिकल कॉस्ट ओरिजिनल रेट, और वहां पर क्लोजिंग रेट। डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये क्लोजिंग रेट। और आगे जब जाएंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस P&L अकाउंट, एंड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। एक P&L अकाउंट और दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट। और उसका नाम क्या देंगे? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब बेटा बच्चों को मेजर कंफ्यूजन यहां पर क्या होता है कि वो क्या लगता है उसको कि ठीक है ना, मेजॉरिटी तो सही करके आ गया, बट अगर मैं पेपर चेक कर रहा तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि बच्चे को समझा ही नहीं कि दोनों में फर्क क्या है। स्टैंडर्ड कितना विद्वान है देखो AS11। मैं आपको बताता हूं कि क्यों इतना बड़ा फर्क है। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं ये वॉलेट 150 रुपए में खरीदता हूं 150 में, और मैं इसको सेल कर देता हूं 190 में, तो प्रॉफिट आएगा। मैं इसी वॉलेट को 150 में बाय कर 120 में बेचता हूं, तो लॉस कहां हिट करेगा? P&L का। बोलने का तात्पर्य है कि जब तुम धंधा कर रहे थे ना, मतलब तुम यहां बैठकर तुम्हारी फॉरेन एंटिटी को कंट्रोल कर रहे, पूरा धंधा तुम ही कर रहे थे यहां पर बैठकर, तो इधर होने वाला जो कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की वजह से का लफड़ा है, इट विल ऑल हिट योर P&L अकाउंट ओनली। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं पता है क्या तुझे? कि नहीं, लोग क्या बोलते हैं कि सर हम वहां पर धंधा खोलकर बैठे, फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, तो हमारे P&L अकाउंट की क्यों आट लगा रहे हो तुम? हमारे EPS को क्यों चेंज कर रहे हो? EPS भी चेंज होगा ना, व्हेन प्रॉफिट चेंजेस EPS चेंजेस। अर्निंग पर शेयर चेंज हुआ, P रेशियो चेंज होगा, P रेशियो चेंज होगा, तुम्हारे मार्केट प्राइसेस का वैल्यूएशन चेंज होता है। तो लोग क्या बोलने के पहले कि सर वो फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे होएगी, उससे सारा भेंडी तुम हमारे P&L अकाउंट की वाट लगाते हो। हाँ या नहीं? जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उधर कुछ हुआ, आग उधर लगी, अपन बराबर कर रहे इधर। फॉरेन करेंसी रेट उधर कुछ तो आग लगा कि वो स्ट्रांग हो गई या वीक हो गई, और बैंड इधर बचती है, इनके P&L अकाउंट को हिट जाते रहता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बट ये कब P&L अकाउंट को ऐसा हिट जाएगा? व्हेन इट इज एन इंटीग्रल। बट दूसरे केस में हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है सर, तो फिर वो P&L अकाउंट को हिट करना, मतलब अगर मान लो मैं कल को एक घर लेकर खरीद के रखता हूं दुबई में, एग्रीड, या मैं घर लेकर रखता हूं किसी कंट्री में, अब उस घर की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है या फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, उससे मेरे P&L अकाउंट को हिट जाएगा, तो यार ये तो गलत है। तो जब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, यू आर नॉट मैनेजिंग इट, तब उन्होंने कितना दिमाग लगाकर बोला कि नहीं, इट शुड गो एंड हिट व्हाट? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अब लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा क्यों है? ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये P&L अकाउंट को जाता है, EPS की बैंड बजा देता है या EPS को इंप्रूव कर देता है, बट ये EPS को हिट नहीं करेगा क्योंकि P&L अकाउंट में नहीं जाएगा। सही, यस और नो? सो लवली पीपल,
अब एक क्वेश्चन की तरफ रुक करने के पहले एक बार पूछ लो, क्या मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं? डिटर्मिनेबल, नॉन मॉनेटरी विच इज नॉट मॉनेटरी, एग्रीड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी आप कन्वर्जन करोगे तो कैसे कैसे करोगे? पहले इंटीग्रल का बताओ। फॉरेन करेंसी में जितनी भी होने वाली इनिशियल रिकॉग्निशन की ट्रांजैक्शन, एक्चुअल रेट और एवरेज रेट, बराबर है ना? इनकम एक्सपेंस सारे एवरेज रेट। अच्छा जो मॉनेटरी आइटम है उसमें दो, नहीं मॉनेटरी एक ही, डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह ये सब कुछ चीजें फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल। कौन सी रेट? क्लोजिंग रेट। और नॉन मॉनेटरी आइटम फिक्स्ड असेट, ओरिजिनल रेट, उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन, ओरिजिनल रेट। और अगर मैं ये कहूं नॉन मॉनेटरी विच इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, इन्वेंट्री, कौन सी रेट? क्लोजिंग रेट, फिक्स्ड असेट, ओरिजिनल रेट, यस और नो। और यही तो फर्क इधर हो गया, किसमें? नॉन इंटीग्रल में। हम फिक्स्ड एसेट को कौन सी रेट पर लेते हैं? क्लोजिंग रेट। अच्छा उसके बाद में डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग रेट। अच्छा इधर का जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो कहां हिट मारता है? पी एंड एल अकाउंट। किधर? नहीं पी एंड एल नहीं, किसमें? मॉनेटरी, मॉनेटरी नहीं रे टिल्ल्या, इंटीग्रल। और नॉन इंटीग्रल में कहां हिट मारेगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। डू यू अप्रिशिएट? अच्छा एक और लास्ट बात बता दो, झंपुड़िया, गुड्स सेंट टू ब्रांच, एक्चुअल रेट जितने में भेजा उतना है ना? शाबाश। पेज नंबर बता गुड़िया। सिक्स 6.24 पर आ गए? यस, आर यू रेडी? अब सुनते हैं मेरी बात। स्टेप्स क्या क्या करने का है लिख लीजिए। स्टेप्स टू सॉल्व फॉरेन ब्रांच, स्टेप्स टू सॉल्व फॉरेन ब्रांच। ओके, स्टेप नंबर 1, prepare the final trial balance of branch in foreign currency. Prepare the final trial balance of branch in foreign currency. ये सही है? उनका पहले फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाओ। सेकंड, decide if branch is integral or non-integral. In exam it will be given, ठीक है, but if not given, assume it to be integral, give such assumption, but if not given, assume it to be integral, give such assumption कि हमने इसको क्या माना है? इंटीग्रल। थर्ड स्टेप, convert the trial balance after incorporating all the adjustment, convert the trial balance after incorporating all the adjustment into reporting currency, convert the trial balance after incorporating all the adjustment into reporting currency, हम कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस will be transferred, foreign currency exchange difference will be transferred to
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से ऑपरेशंस में तुम बताओगे, या सेकंड बैलेंस शीट। सो ये कौन से इसमें इंटीग्रल, दूसरे में नॉन इंटीग्रल। और नॉन इंटीग्रल में क्या नाम से ट्रांसफर करोगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और फिफ्थ स्टेप, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली। Are you ready? Can we go ahead? Yep, here we go, Jhampudi. So question number 4th is what you need to come down to. Question number 4th. We are there on page number 23. Question number 4th. The Washington branch. Washington branch मतलब क्या आएगा बेटा, डॉलर। Washington branch डॉलर। मुंबई sent the following trial balance as on 31st of XYZ Limited मुंबई। मुंबई मतलब क्या, रुपीज। तो इंडिया, तो तुमको डॉलर को कन्वर्ट करना होगा रुपीज में। एज ऑन 31st दिसंबर। यू विल नॉट बिलीव मी, क्या क्या गड़बड़ करके आता है बच्चा। अगर डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर रुपीज में डेटा दिया और डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है। अगर जिस करेंसी को आप कन्वर्ट कर रहे हो डॉलर को, अगर वो स्ट्रांग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और नहीं समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना। $1 इज इक्वल टू रेट देंगे वो, और फिर क्या दिया, डॉलर दिया है, तो फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लियो, जान मत खाइयो। हाँ, हेड ऑफिस बेटा, हेड ऑफिस मतलब ये किसके बुक्स में है, ये चुप है, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएंगे, गाय छाप गाय छाप गाय छाप। ये ब्रांच का है ना। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। सो ये जो एचओ का बैलेंस है ये आप हाईलाइट करके लीजिए कि ये एक्चुअल लेना है। पूछो क्यों एक्चुअल लेना है। अरे ये कितना सिंपल है, एक्चुअल क्यों लेना है, क्योंकि जैसे ब्रांच एचओ का अकाउंट बनाती है वैसे एचओ ब्रांच का अकाउंट बनाता है। तो ब्रांच को एचओ का अकाउंट बनाया होगा तो उन्होंने डॉलर में बनाया। ये रुपीस कैंसिल करो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, डॉलर में बनाया ना, हाँ या ना। सो अभी एचओ ने ब्रांच का अकाउंट बनाया होगा रुपीस में, ये बोल रहा है कि तुमको पेएबल है, हम क्या बोलेंगे, तेरे से रिसीवेबल है। तो जब हमको रुपीस का फिगर पता है तो हम बोलेंगे, वो कहां पे दिया होगा, नीचे दिया होगा हमेशा। इन द हेड ऑफिस बुक्स द ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। ये वाला जो बैलेंस है ना 8,60,000, तो हम कितना फिगर लेंगे, 8,60,000। वो डॉलर में हमें फिगर दे रहे कि 22,800, और हम इसको कन्वर्ट करते नहीं बैठेंगे। हम बोलेंगे क्यों कन्वर्ट करेंगे, हमें एक्चुअली पता है कि 8,60,000 रुपए तुमसे आने हैं। यस सर, तो ये इधर जाके लिख दीजिए 8,60,000। से यस बेटा। सेल्स कौन सी रेट लोगे, एवरेज। डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट। मशीनरी, it depends upon what kind of operation it is. If you are assuming integral, original rate. If you are assuming non-integral, closing rate. तो मैं assume कर रहा हूं integral, so मैं कौन सी रेट लूंगा, original rate. कैश एट बैंक क्लोजिंग रेट। मॉनिटरी आइटम है ना कैश एट बैंक। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ओपनिंग रेट। क्लोजिंग स्टॉक होता तो हम क्या बोलते हैं, उसकी फेयर वैल्यू डिसाइड होती है, तो क्लोजिंग रेट। सो तुम जो एवरेज रेट या एक्चुअल रेट बोल रहे हो ना, ध्यान में रखना वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंस के लिए बोलो। बैलेंस शीट आइटम के लिए आपको मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी और वो वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े। गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल, एक्सपेंसेस एवरेज रेट। क्या लॉजिक लगाया बेटा मैंने, जो बैलेंस शीट आइटम है
उनके अंदर क्लोजिंग रेट लेना है कि नहीं लेना है ये डिसाइड करना है। और सिर्फ फिक्स्ड एसेट को कौन सा रेट ले लेना है? ओरिजिनल रेट। तो देखो बैलेंस शीट एसेट साइड दिख रही है क्या? जितने भी बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखेंगे कौन से रेट ले लोगे? क्लोजिंग रेट। फिक्स्ड एसेट कौन से रेट लोगे? ओरिजिनल रेट। लाइबिलिटी साइड के जितने भी आइटम है कौन से रेट ले लोगे? क्लोजिंग रेट। एग्रीड? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पी एंड एल अकाउंट दिख रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ। तो पी एंड एल अकाउंट के जितने भी आइटम है एवरेज रेट या एक्चुअल रेट? पी एंड एल अकाउंट के इनकम और एक्सपेंस जो एक्चुअली हमें पता है, जैसे गुड्स सेंट टू एचओ, वो कौन से रेट पे लेंगे? एक्चुअल। और जो डेप्रिसिएशन वगैरह है, सो किस तरीके से हमने फिक्स्ड एसेट को लिया है उसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन होगी। अगर फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल रेट से लिया है तो डेप्रिसिएशन भी कौन सा? ओरिजिनल रेट। सो देखो समराइज, फिक्स्ड एसेट असेट साइड, फिक्स्ड एसेट असेट ओरिजिनल रेट, बाकी के एसेट क्लोजिंग रेट, लाइबिलिटी साइड क्लोजिंग रेट। अगर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन की वजह से एचओ अकाउंट ब्रांच अकाउंट है एक्चुअल, फिर इनकम और एक्सपेंस एवरेज रेट, वहां पे क्लोजिंग रेट नहीं होती है। डन और नॉट? डेप्रिसिएशन में क्या करना? अगर जो रेट लिया है फिक्स्ड एसेट के लिए उसके बेसिस पर इधर डेप्रिसिएशन आएगा। और जो एचओ अकाउंट है या गुड्स एंड, ये कैसे लेंगे? एक्चुअल। से यस, दैट्स इट। और फॉरेन करेंसी डिफरेंस कहां डालना? एक्सचेंज डिफरेंस मुझे पता है कहां डालना है? पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि ये कौन सा मान के चल रहे हैं? इंटीग्रल। अब आगे ये ब्रांच अकाउंट दिया बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश है ये पता है, और ये 29,26,000 रुपीज है। सॉरी, गुड्स सेंट टू ब्रांच, हमने माल भेजा किसको? ब्रांच को। तो क्या बेटा जी इधर है क्या वो एक्चुअल जो हमने बोला गुड्स फ्रॉम एचओ? सो 64,000 की जगह हम कितना लिखेंगे? 29,26,000। ये फिगर गया। हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डॉलर को रुपीज में। सो दो एक्चुअल लेना तो सिखाया मैंने। अब आगे, goods are sent to branch at cost plus 10% and the branch sells goods at invoice price plus 25%. लिख लो नालायक एडजस्टमेंट। मतलब 1 मिनट डीप साइलेंस फॉर दोज किड्स जो इस एडजस्टमेंट को देखकर छोड़ देंगे क्वेश्चन। क्योंकि बेटा जी फॉरेन ब्रांच में कभी ये नहीं बोलेंगे आपको एक कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट वगैरह बना के दो। स्टॉक रिजर्व का लॉजिक सिर्फ होल्डिंग के बुक्स में आता है, सॉरी सिर्फ एचओ के बुक्स में आता है। यू आस्क मी व्हाई? प्रॉफिट किसको हुआ है? एचओ को हुआ है। तो कौन दिखाएगा स्टॉक रिजर्व? एचओ। अब ये तो होलसेल प्राइस है ना, कॉस्ट प्लस 10% पर बेचते हैं, बट सेल कैसे करते हैं? इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। बेचना ये होलसेल प्राइस है। तो बेटा ब्रांच कभी भी लोडिंग के एंट्री नहीं करती, एचओ करता है, क्योंकि एचओ बोलता है कि ये स्टॉक ज्यादा वैल्यूड हो गया है, इसको कम करो। स्टॉक रिजर्व की एंट्री कल भी अगर आपको याद होगा तो मैंने कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में किया। स्टैंड अलोन ब्रांच कैसे करेगी? ब्रांच को पता कहां से स्टॉक रिजर्व कितना है? यस और नो? सो बेटा जी लास्ट लाइन पर आ जाओ। ये बोल रहे प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इन डॉलर, कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस इनटू इंडियन करेंसी एंड प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। अगर दिमाग में जा रहा है तुम्हारे तो मैं वापस से समझा दूं कि आप यहां पर क्या करने वाले हो। यू आर सिंपली गोइंग टू क्रिएट ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व इज द लॉजिक इन बुक्स ऑफ एचओ। तो ये टाइम पास हो गया ना। अब आगे, मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 31 Jan 2002 व्हेन $1 वॉज 40। हाँ या नहीं? सो बेटा जी मशीनरी कितने रुपए की? देखो 24,000। और क्या रेट थी उस जमाने में? 40। लो कैलकुलेटर पर 24,000 इंटू 40, 9,60,000। यस और नो? ये भी गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। रेट्स ऑफ एक्सचेंज वर 1 जनवरी, ये किसके लिए जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। 31 दिसंबर जहां जहां पर जो लिखा था क्लोजिंग रेट, और ये क्या है? एवरेज रेट, जहां जहां पर हमने एवरेज लिखा है। आगे, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10%। सो डेप्रिसिएशन के लिए रेट कौन सी होगी? 40%। और सॉरी 40% नहीं, 40 रुपीज। एंड द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच। एक क्वेश्चन पूछूं, ब्रांच मैनेजर कहां बैठता है? ब्रांच में। ब्रांच कहां है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन वाले को हम क्या बोलेंगे? तेरे को कमीशन डॉलर में देंगे कि रुपीस में? डॉलर में। तो तुम्हें क्या लगता है हम उसको बोलेंगे सुनना भाई
कि हम तेरा प्रॉफिट है ना डॉलर का रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और फिर रुपीज़ में जो प्रॉफिट आएगा उस पर तेरे को कमीशन देंगे, तो क्या वो मानेगा क्या? वो कमीशन किस में मांगेगा? डॉलर। सो बेटा जी इधर तो एग्जामिनर बहुत दयालु है, उसने पहली लाइन में लिख दिया प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इन डॉलर। बोला कि नहीं बोला? देख ये क्यों बोला है पता है क्या? कमीशन निकालने के लिए यही प्रॉफिट काम आएगा। बट अगर ये लाइन काट भी दे हम तो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रांच मैनेजर है, वो मानेगा नहीं कि तुम उसको ऐसे बत्ती दोगे कि हम एक काम करेंगे तेरा कन्वर्ट करेंगे पूरा फिनेंशियल्स इंडियन रुपीस में और फिर तेरे को और कमीशन देंगे। वो बोले जा भाई जा, तू मेरे को डॉलर में दे कितना प्रॉफिट हुआ उसके बेसिस पर बात खत्म कर। यस और नो? आगे बढ़ते और फिर उसी ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? इंडियन करेंसी में। और फिर प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन दी हेड ऑफिस बुक्स। इसमें एक आध दो एडजस्टमेंट्स और है जो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ में समझाऊंगा। इज दैट ओके? ऑलराइट। सो पहला क्या करना है? 11th के बच्चे बनोगे पहले। पहले 11th के बच्चे, और 11th के बच्चों को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सो मेरा बच्चा क्या बनाएगा? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इन डॉलर। सो लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर्स। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इन डॉलर्स। अरे नलायक को नाक मत कटाना मेरी और तुम्हारी खुद की दोनों की। कटाओगे क्या? तो जरा सोच के बताओ। पहला हेड ऑफिस अकाउंट ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में आता है क्या? आता है क्या? नहीं। सेल्स आएगा क्या? तो बस लिख दो बाय सेल्स। डॉलर में ही बनाना है तो 84,000 लिख देंगे। अरे इधर ऊपर रुपीस क्या है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। अरे डॉलर डॉलर आएगा डॉलर। ठीक है 84,000। नेक्स्ट डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं आएगा। मशीनरी आएगा क्या? बट उसका डेप्री आएगा, टू डेप्री। कितना आएगा बेटा? 24,000 का 10% 2,400। सही है ना? फिर कैश एट बैंक कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक बताएंगे कितना आएगा? 11,200। फिर गुड्स फ्रॉम एचओ, गुड्स फ्रॉम एचओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सो क्या लिखेंगे? 2 फ्रॉम एचओ। बोलो बेटा कितना है? 64,000। एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस यू आर एब्सोल्युटली राइट 5,000। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया है। ओ हो। तो वो जो एडजस्टमेंट थी वो निकम्मी नहीं निकली। उस एडजस्टमेंट से तुमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक छपाएगा किसी की बुक में? समझे क्या? मैंने कहा था कि कुछ एडजस्टमेंट्स है। क्लोजिंग स्टॉक छपा है? नहीं। सो क्लोजिंग स्टॉक को हम सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक याद है कि हम कैसे सॉल्व करते थे? क्लोजिंग लिखे सेकंड, फिर उसके बाजू में नीचे कंपटीशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन डॉलर। ये देखो बेटा C प्लस P इज इक्वल टू IP। ये होलसेल प्राइस को IP बोल रहे हैं बेटा, होलसेल प्राइस को IP बोल रहे हैं। प्लस P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जब मैं आपको बताऊं तो पहले माल कैसे भेजा? कॉस्ट प्लस 100%, 10%। कॉस्ट 10, 110, 110 के ऊपर 25% बोल रहे हैं। यस और नो? सो ये आएगा 27.5 और ये आ जाएगा 137.5।
आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए तुमको ये पता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक इस वैल्यू पर आने वाला है 110 पर, क्योंकि ब्रांच को यही वाली प्राइस पता है, इसको हम WP भी बोल सकते हैं। सो देखो बेटा हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एट IP या WP। बेटा कितना ओपनिंग स्टॉक है जरा चेक करके बता। वेरी गुड, 11,200 प्लस गुड्स फ्रॉम HO 64,000, ये टोटल कितना हो जाएगा 75,200 है नहीं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट WP ओनली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट WP। तो बेटा कितना गुड्स सोल्ड है, सेल कितना दिया है 84,000। तो बेटा देखो इधर देखो, मैं 84,000 इधर लिखूंगा और इधर मेरे को WP निकालना पड़ेगा, क्योंकि WP में से WP लेस होगा। 84,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 137.5। बेटा ये मैथ्स है, इसमें आप ऐसे भी ले सकते हो, इंटू 100 डिवाइड बाय 125, आंसर सेम आएगा 67। यार है क्या? सो बेटा जी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 8,000। प्लीज कैलकुलेट एंड बी रेडी। सो बेटा जी अब हम क्या करने वाले सुनो, इफ यू रेडी, हम यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000। बेटा फिर अभी आपका आएगा 2GP 16,800। श्योर हो? और बाय GP ब्रॉट डाउन 16,800 और ये आएगा 2NP 16,800 माइनस 9,400। बट NP के पहले कुछ करना पड़ेगा ना, एग्रीड और नॉट? सो बेटा जी ये नेट प्रॉफिट हमने सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए किया, आपकी जानकारी के लिए। और अभी इधर क्या लिखेंगे, 2 कमीशन, यस और नो? बेटा कमीशन जरा जाके चेक कर कैसे दिया है, 5% of the profits of the branch. Now you have to assume whether it is after charging or before charging such commission. मैं before charging assume कर कर calculate करूंगा। So 9,400 into 5% 470 और 2 NP कितना आएगा बेटा जी 8,930। सब कुछ डॉलर में आएगा। If you have done with this, can we not go ahead? Shall I go ahead? इसके बाद हमको क्या करना है, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस
एज ऑन व्हाट इज द डेट 31 दिसंबर 2007। बेटा अभी इधर गड़बड़ नहीं करना, जरा ध्यान से देखना। ये इधर आएगा डॉलर, ओ डॉलर नहीं, डॉलर नहीं, डॉलर नहीं, एक बार देख लेना फिर फॉर्मेट बनाना। इधर आएगा रुपीज, डेबिट और क्रेडिट, और इधर आएगा, अरे यार क्यों गड़बड़ कर रहा हूं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इधर आएगा अरे मिटा रहा हूं भाई, मिट जाए यार, हाँ मिट गया मिट गया मिट गया। इधर आएगा एक्सचेंज रेट, और इधर आएगा डॉलर, डेबिट और क्रेडिट। आप सब लोग पहले ये बनाकर ले लो। तो बेटा पहले हमें क्वेश्चन को ही कॉपी करना है, बट क्वेश्चन को कॉपी करते वक्त सारी एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके करना होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। हेड ऑफिस आई विल राइट डाउन 22,800, फिर सेल्स आई विल राइट डाउन 84,000, फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आई विल राइट डाउन 4,800 एंड 3,400। फिर मैं लिखूंगा पूरी क्लास का ध्यान इधर, अभी एक सेकेंड, पूरी क्लास का ध्यान इधर, मशीनरी, और उसी के नीचे लिखूंगा डेप्रिसिएशन। तो जो भी एडजस्टमेंट है सारी इधर की इधर कर देना। मशीनरी आई विल नॉट राइट डाउन 24,000, 24,000 माइनस 10% ना, तो 21,600, और डेप्रिसिएशन को भी डेबिट बैलेंस होता है तो 2,400 डेबिट में। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आई विल राइट डाउन 1,200 डेबिट बैलेंस। फिर ओपनिंग स्टॉक देयर इज नो चेंज, सो आई विल राइट डाउन 11,200। फिर गुड्स फ्रॉम एचओ, goods from HO I shall write down 64,000, and expenses I will write down 5,000. After that managers commission कितने डॉलर था, 470, और मैनेजर्स कमीशन पेबल 470। क्या आपको ये चीज समझ आ रही है क्या? क्योंकि एंट्री कर रहा हूं मैं, तो कमीशन एंड कमीशन पेबल ऐसे दो चीजें बनेगी। एंट्री क्या होती है, मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन विल बी अ बैलेंस शीट आइटम, एंड कमीशन विल बी व्हाट, पी एंड एल अकाउंट एक्सपेंस आइटम। बिल्कुल सही। इसके बाद आपको एक लाइन हमेशा खाली छोड़नी होती है, वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस के लिए क्या आ रहा है वो। फिर इधर क्या ले लेंगे, टोटल, एक लाइन खाली छोड़कर, और इसके नीचे लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक एक साथ नहीं आ सकता, तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक गुड़िया आपने निकाला भी कितना था, 8,000 डेबिट बैलेंस से यस। इधर ये ट्रायल बैलेंस टैली होगा ऐसा, डन। अब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि रेट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। एचओ क्या लेंगे, एक्चुअल। सेल्स क्या लेंगे, एवरेज। डेटर्स, अरे बेंडी ये इधर तो रेट लिखनी है ना, इधर रेट लिखनी है। ओरली मेरे को पूछना है कौन सा रेट लेना है, तो एवरेज। यार बिल्ला ने सब कुछ सही बनाया यार।
साले ने रबर नहीं समझा क्या रहता है रबर का इंपॉर्टेंस। भाड़ में जा गया, गुड। अच्छा मुझे बताओ सेल्स कौन सी रेट लेंगे बेटा? एवरेज, एवरेज रेट बताओ बेटा। 47। अच्छा डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट 48, मशीनरी एक्चुअल 40, डेप्रिसिएशन 40, ये कैश एट बैंक 48, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल, एक्सपेंसेस एवरेज 47, मैनेजर्स कमीशन। अब पूरी क्लास सुनेगी, पूरी क्लास का ध्यान इधर। कुछ बच्चे ये बोलेंगे मैनेजर्स कमीशन एवरेज लेंगे और कमीशन पेबल क्लोजिंग लेंगे। मैं स्वीकार करता हूं ये भी सही है, बट मैं आपको और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताता हूं। मैनेजर्स कमीशन तुमने बोला एवरेज क्योंकि एक्सपेंस है, और मैनेजर्स कमीशन पेबल क्या? क्लोजिंग। मैं स्वीकार करता हूं, बट ये मैकेनिकल हुआ। बट मैंने क्या सिखाया आपको कि बेटा जी जो एक्सपेंस होता है उसको एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का रेट लेना चाहिए। और तुम्हें नहीं पता कि मैनेजर्स कमीशन पे एंड एल अकाउंट कैलकुलेट करने के बाद में ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इसीलिए उसके लिए एवरेज रेट की जगह अगर आप क्लोजिंग रेट लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी दिन हमने कमीशन कैलकुलेट किया। सो क्लोजिंग रेट हियर इज एन एक्चुअल रेट, यस सर। बट अगर मैं बताऊं सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होता, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वुड हैव गॉन टू क्लोजिंग रेट, इंटरेस्ट रेट वुड हैव गॉन एट एवरेज रेट। ऐसा भी हो सकता है ना, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो उस केस में तुम ज्यादा सही। बट इस केस में क्या है बेटा जी, ये जो मैनेजर्स कमीशन इसका एक्चुअल रेट अगर ढूंढेंगे तो वो क्लोजिंग ही होगा, हाँ या ना? सो कितना लेंगे? 48, और ये भी कितना लेंगे? 48। प्लीज भगवान के लिए बोल रहा हूं, हर बार ऐसा सेम नहीं होगा 48 48। जैसे मैंने सैलरी का एग्जाम्पल दिया, इंटरेस्ट का एग्जाम्पल दिया, एक एवरेज से जाएगा और एक क्लोजिंग से जाएगा। से यस, एक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग 48, बोलो ना हाँ। यू विल नॉट बिलीव मी, बच्चे मिस्टेक कहां पे करते हैं? जो रेट है उसके मल्टीप्लीकेशन में बच्चा मिस्टेक करके आ जाता है, कैलकुलेशन एरर की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक करना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप करिए। एचओ अकाउंट का बैलेंस मेरे को दिया था 8,60,000, और ये मेरे को दिया था 29,26,000। रफ में टोटल लिख रहा हूं, रफ में
49,93,760 विल बी द टोटल, और यहां पर आएगा फॉरेन करेंसी exchange difference and it will be minus 49. 47,000 डिफरेंस आ रहा है क्या? बेटा पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, बराबर है। मैंने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व कहाँ लिखा? एक्सचेंज डिफरेंस है ना, रिजर्व लिखता तो मैं गड़बड़ होता। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, तो जब पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा तो उधर डालूंगा डेबिट साइड में। तो मेरा डिफरेंस तो 48,000 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए आपका कितना आ रहा है। 3,84,000। तो ये रहा मेरे डिटेल्स, आप चेक कर लीजिए आपका क्या क्या आता है। क्या बेटा? एक कैलकुलेटर का शॉर्टकट शेयर करना चाहूंगा अभी। देखो इसमें रेट 48 कहाँ कहाँ पे कांस्टेंट है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना? 4 जगह है क्या? मुझे पता नहीं तुमको आइडिया है कि नहीं है। तो 48 इंटू 4,800 आपका है 230,400। अब कुछ नहीं करना कैलकुलेटर पर, एज इट इज प्रेस कर देना 3,400, आपको आंसर आ जाएगा 163,200। यू शुड प्रेस 1,200 एंड यू विल गेट द आंसर 57,600। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जो कांस्टेंट है वो कैलकुलेटर में पहले रखने का, और जो वेरिएबल है जो चेंज होने वाला है उसको सेकेंड टाइम में रखने का और कर देने का मल्टीप्लाई। एग्रीड? चलो अब आगे बढ़े बेटा। अरे यार कॉपी कर कर छोरी का नहीं हो रहा है, एग्जाम में अकेली करेगी नालायक, कैसे करेगी रे? चले अभी आगे। लिखा ना आउटसाइड द बैलेंस शीट, ए आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिखा। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट बैलेंस ही होता है, स्टॉक इज एन असेट। छोरी आज सोकर नहीं है ये दोनों लायक। सो नाउ लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ये अभी कौन से रुपीज में बना रहे बेटा? कौन से करेंसी में बना रहे? रुपीज। सो रुपीज। नाउ यू हैव गॉट ओपनिंग स्टॉक, you have got purchases, you have purchases नहीं, goods from HO आएगा ना, goods from HO, by sales, by closing stock,
और कुछ नहीं है ना इधर, 2 GP आ जाएगा। फिर ये बाय GP ब्रॉट डाउन, बाय GP ब्रॉट डाउन, फिर इधर आएगा 2 डेप्रिसिएशन, 2 एक्सपेंसेस, 2 मैनेजर्स कमीशन, और एक आएगा 2 फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, यस और नो। फिर उसके बाद में NP या GP आएगा। अब मैं आपसे, आप पर डिपेंड हो रहा हूं कि आप मुझे ट्रायल बैलेंस देखकर बताइए सेल्स का फिगर कितना है। 39,48,000। क्लोजिंग स्टॉक 3,84,000। ओपनिंग स्टॉक 200। परचेसेस है ही नहीं बेटा। 29,26,000 इज गुड्स फ्रॉम HO। बेटा जी इसके अलावा और कोई आइटम है क्या जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट में आएंगे? लिख दिया ना एक्सपेंसेस। अभी पहले GP निकाल देता हूं। कितना है बेटा GP? 54। मेरा 890 800 आ रहा है। गौरबोर है क्या? छोरी कितना तंग करती है रे, 2 बार करा दिया काम बेचारा आदमी से। 8,90,800 सही है ना। और ये 890,800। अच्छा बता डेप्रिसिएशन कितना है बेटा आपका वहां पे? 96,000। और एक्सपेंस 2,35,000। मैनेजर सैलरी सॉरी कमीशन 22,560। और ये फॉरेन 47,000 सही है ना। $492.40 आ रहा है क्या? 2 NP। ये टैली हुआ 492.40। सो यू टेक योर ओन टाइम एंड कंप्लीट इट ऑफ। और उसके बाद में इसका बनाएंगे हम बैलेंस शीट इन रुपी टर्म्स। वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड नीड टू राइट फास्ट ईच एंड एवरी फिगर। बैलेंस शीट बनाओ बेटा अभी। ओके सो बैलेंस शीट में जो HO अकाउंट है ना वो बैलेंस शीट में इट विल बी शोन लाइक अ कैपिटल, क्योंकि ब्रांच के लिए कैपिटल वही है। सो कैन आई नॉट राइट डाउन HO अकाउंट हियर, HO's अकाउंट, एड नेट प्रॉफिट, फिर और आइटम क्या क्या आएंगे? क्रेडिटर्स, फिर आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। On this side you will have fixed asset less depreciation, that is machinery less depreciation. You have got debtors, you have got cash at bank, you have got closing stock as well here, and there is no other item apart from this, and your balance sheet should tally after that. So HO's account कितना था बेटा? HO's account if I am not wrong is 8,60,000 plus net profit 490 240. क्रेडिटर्स कितना है बेटा? 163,200
मैनेजर्स कमीशन कितना आया था बेटा? 22,560। फिक्स्ड असेट ग्रॉस वैल्यू कितना है ये नहीं पता रहेगा ना तुमको। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना है ये तो बता दो। 96,000। और फिक्स्ड असेट कितनी भाव का है? 9,60,000 आ रहेगा आउटर कॉलम। अच्छा ऊपर 960 तूने निकाल कर बताया, ओके। 8,64,000 ये आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा। 864 मस्ट बी सीन इन योर ट्रायल बैलेंस। हाँ बट बेटा जी मुझे वो प्रेजेंटेशन करते हो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या कि तुम डायरेक्टली नेट फिगर दिखाओ 8,64,000। नालायको 864 में से वापस डेप्रिसिएशन मत माइनस कर देना, ना कटा गया होगे खुद की भी और मेरी भी। डेटर्स कितने हैं? कितना बता रहे बेटा? 230,400। कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक? That's right. And if that be the case, $15,36,000. 15,36,000. जय माता दी। तुम मानोगे नहीं बट तुम्हारी फॉरेन ब्रांच के टफेस्ट प्रॉब्लम है मॉड्यूल जो हमने सॉल्व किए। हाँ अब बाकी के इससे रसगुल्ले है, मतलब बस मॉड्यूल खोलना है और बस ऐसा रसगुल्ला रखना है मुंह में और अपने आप जाएगा सोन पापड़ी के जैसे अंदर। यू डोंट इवन हैव टू चिव इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, कैन आई आस्क यू वन थिंग कि अगर ये इंटीग्रल नहीं होता, नॉन इंटीग्रल होता तो तुम क्या कांड करते इधर? सो मतलब एक इस जगह पे चेंज आता क्या? हाँ नहीं, ये क्लोजिंग रेट पर आ जाता, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस की जगह ट्रांसलेशन रिजर्व आता और ये लाइबिलिटी साइड में जाता। बट अगर डेबिट बैलेंस आता ना बेटा, अगर मान लो डेबिट आता तो ये नेगेटिव आइटम दिखता लाइबिलिटी साइड, अगर क्रेडिट बैलेंस आता तो लाइबिलिटी साइड में पॉजिटिव आइटम। यस और नो? बाकी का सब कुछ सेम टू सेम जाएगा। समझ गए? सो बेटा जी अगर मान लो यही गड़बड़ कर दिया आपने कि आपको नॉन इंटीग्रल क्या रहता है और इंटीग्रल क्या रहता है पता ही नहीं, और तुमने रेट वही लिख के आ गए और तुम बोले नहीं इतना अच्छा मिस्टेक हुआ, मार्क्स तो मिलेंगे क्या? तुम बताओ मार्क्स मिलने चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे बेसिक लॉजिक्स में प्रॉब्लम है। इज दैट ओके? सो बराबर से करना। और इसमें जो अभी तक फीडबैक मिले एग्जामिनर से वो ऐसा है कि बच्चे मिस्टेक कैलकुलेशन में ज़्यादा करते हैं, एंड कैलकुलेशन मिस्टेक विल स्क्रू अप वेरी बैडली। इज दैट ओके? सो विद दिस वी हैव वाउंड अप फॉरेन ब्रांच और अभी के लिए एंड करते हैं। इज दैट ओके? सो फॉरेन ब्रांच के सारे क्वेश्चन अभी आपको घर पर ट्राई करने हैं, and let's meet up after that. Is that okay? All right. Thank you so much. Bye-bye.